फिनिस्टा विंडोज, ब्यूटीफुल एंड ड्यूरेबल डिजाइन्स, इंस्टॉलेशन से मेंटेनेंस की लाइफ लॉन्ग कस्टमर सर्विस। आपके घर में फिनिस्टा नहीं है तो कॉल कीजिए। फाइनल फिनिस्टा। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। बसपा सुप्रीमो मायावती ने 9 अक्टूबर को महारैली की लखनऊ में, और उनकी महारैली से कई संदेश निकले विपक्षियों को और सरकारी पक्ष को भी। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ की, जो विपक्षी पार्टियों को अच्छा नहीं लगा। उन्होंने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और ये मैसेज देने की कोशिश की कि दलित पिछड़े समाज के लिए समाजवादी पार्टी सही विकल्प नहीं है। उनकी इस रैली से क्या 2027 में उन्हें फायदा होगा? क्या जो वोट उनसे छिटका है वो वापस आ पाएगा? क्या मायावती जिस वर्चस्व की लड़ाई को लड़ने की कोशिश कर रही हैं वो उसमें कामयाब हो पाएंगी? इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आप देखिए ये रिपोर्ट। सत्ता में रहते हैं ना इनको पीडीए याद आता है, जब ये सत्ता से बाहर हो जाते हैं तब इनको हमारे संत गुरु और महापुरुष याद आते हैं। मायावती पूरी तरीके से भाजपा के साथ है और भाजपा के कहने पर कार्यक्रम कर रही हैं। 9 अक्टूबर को ही मायावती की महारैली के बाद अब उत्तर प्रदेश का सियासी माहौल ही बदलता दिखाई दे रहा है। कांशीराम की पुण्यतिथि पर बुलाई गई बसपा सुप्रीमो की इस रैली के बाद सियासी दलों की शैली भी बदलती दिख रही है। दलित वोटों के दंगल में अपना दांव चल रही समाजवादी पार्टी पर बसपा सुप्रीमो मायावती दोगले और छलावे जैसे वार कर दलितों को सावधान करती दिखी। जब ये सत्ता में रहते हैं ना इनको पीडीए याद आता है और ना पीडीए के जो संत गुरु और महापुरुष है वो भी याद नहीं आते हैं। जब ये सत्ता से बाहर हो जाते हैं तब इनको हमारे संत गुरु और महापुरुष याद आते हैं। तो ऐसे दोगले लोगों से आप लोगों को बहुत ही सावधान रहने की जरूरत है। इस मेगा शो के जरिए मायावती ने जहां यूपी सरकार का आभार जताया, तो वहीं समाजवादी पार्टी पर प्रहार करने का कोई मौका और मुद्दा नहीं छोड़ा। महापुरुषों के अपमान से लेकर स्मारक और संस्थान तक, पीडीए से लेकर दलित मुद्दों तक मायावती के निशाने पर सपा ही रही। वहीं बीजेपी का आभार जताकर भी बीजेपी को मौका दे दिया। अब मायावती के बयान के बाद बीजेपी ने भी अपने तरकश के तीर निकाल लिए। तमाम वरिष्ठ नेताओं से लेकर दलित नेताओं को मैदान में उतार दिया, या यूं कहिए कि दलित वोटों को साधने के लिए प्लान बना लिया। मैं इस बात के लिए आपको आश्वस्त करता हूं कि अगर किसी गरीब का, किसी दलित का, किसी वंचित का, किसी कमजोर का, किसी बेटी का, किसी व्यापारी का, किसी अन्नदाता किसान का किसी के द्वारा शोषण होगा, उसके साथ अत्याचार होगा, तो फिर उसके बाद की कार्रवाई तो फिर आप देखेंगे कि हम लोग इतनी जोरदार कार्रवाई करेंगे, कई कई पीढ़ियां उसकी याद करेंगे। और इसलिए बहनों और भाइयों, आप सबका मैं आह्वान करने के लिए आया हूं। जिस समाजवादी पार्टी ने पहचान का संकट आपको दिया था, जिस समाजवादी पार्टी के द्वारा पूरे प्रदेश में अराजकता का माहौल पैदा करने का प्रयास हुआ था, बहनों और भाइयों, उसकी गुंडागिर्दी की हरकतों से आप सावधान होइए। आज इनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा है, अब केवल एक मुद्दा इनके पास बचा है, और जिसको ये पहले भी करते थे, वो करते थे जातीय संघर्षों की स्थिति पैदा करना। इधर समाजवादी पार्टी के लिए दो मोर्चे सज गए। दलितों के मुद्दे पर मायावती ने तीर चलाए, तो वहीं बीजेपी भी मैदान में उतर गई। बीजेपी की प्लानिंग यही कि बसपा से छिटका हुआ किसी भी तरह से सपा में न जाने पाए। हालांकि अखिलेश यादव भी इस अखाड़े में दमदारी से डटे दिख रहे हैं। बसपा और बीजेपी का गठबंधन बता रहे अखिलेश यादव का ऐलान ये कि पीडीए ही लड़ेगा सबकी लड़ाई। चुप होकर के संविधान को बचाने के लिए जो हमेशा समाजवादी लोगों ने कहा, संविधान ही संजीवनी है और संविधान ही समय समय पर हमारी ढाल बनता है।
उसका संदेश जन जन तक पहुंचाने का संकल्प आज हम लोग लेते हैं। जिस तरीके से लगातार साजिश हो रही है कि आरक्षण खत्म हो, उसके लिए सरकार लगातार कोई न कोई रास्ता निकाले, उस आरक्षण को और जो षड्यंत्र कर रहे हैं, जो ताकतें षड्यंत्र कर रही हैं, जो ताकतें आरक्षण को छीनना चाहती हैं, आज नेताजी को याद करते हुए हम संकल्प लेते हैं, ऐसे लोगों को हमेशा हमेशा के लिए हराएंगे। मायावती पूरी तरीके से भाजपा के साथ हैं और भाजपा के कहने पर कार्यक्रम कर रही हैं और बिहार को प्रभावित करने के लिए ये कार्यक्रम कराया है भाजपा ने। भाजपा के द्वारा पूरी तरीके से ये फंडेड है और भाजपा के द्वारा अभी मुझे पता चला कि सरकार की तरफ से निर्देश दिए गए हैं आरटीओs को, अधिकारियों को, कि पूरी तरीके से डीजल भरवा के इनको बसें दी जाएं। ये आरटीओ बता रहे हैं, मैं नाम नहीं बताऊंगा, उनका नौकरी चली जाएगी बेचारों की। वो आरटीओ को कहा गया है सरकार के द्वारा, इसीलिए तो योगी जी की बड़ाई हो रही है। बहरहाल ये 16 आने सच है कि यूपी में जातियों की जमात सत्ता के समीकरण सिद्ध करने में बड़ी भूमिका निभाती है। दलित वोटों की फहरिस्त में तो ये समीकरण और भी सफल है। ऐसे में दलित वोटों पर सजे इस दंगल में सवाल यही है कि क्या अब दलित वोटों की लड़ाई बसपा के अलावा सपा और बीजेपी तक भी आई। सवाल ये भी है कि इस दंगल में किसका दांव ज्यादा दमदार। सवाल यह भी है कि इस दंगल में किसका दांव ज्यादा दमदार है। इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ चुके हैं। इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं पंकज चतुर्वेदी, संवाददाता हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। शाहनवाज चौधरी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इसके अलावा नवीन दुबे जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। सबसे पहले मैं पंकज जी से जानना चाहूंगा, पंकज जी आप लखनऊ में उस वक्त वहां मौजूद थे जब मायावती ने रैली की थी, आपने वो पूरा माहौल देखा, मायावती को मंच से बोलते हुए सुना। मैं आपसे सबसे पहला सवाल यही है कि आखिरकार वो माहौल कैसा था और उस माहौल के राजनीतिक पहलुओं को समझने, तो हमें समझाने की कोशिश कीजिए। देखिए, मायावती एक दशक के बाद लखनऊ में कोई बड़ी रैली मान्यवर काशीराम की परिनिर्वाण दिवस के अवसर पे किया। बहाना तो परिनिर्वाण दिवस था, लेकिन 2027 की तैयारी में बीएसपी जुटी हुई है और ये दिखाने की उत्तर प्रदेश में कोशिश कर रही कि अभी भी दलितों की सबसे बड़ी पार्टी बसपा है और उसकी नेता मायावती है। हालांकि वहां पे जो भीड़ आई वो भी इस बात का एक तरीके से सिद्ध कर दिया, लेकिन बहुत सारे पहलुओं को लेकर के जो मायावती का भाषण हुआ उसको लेकर के सवाल उठे। ये बात सही है कि मायावती ने रैली में भीड़ जुटा करके अपनी ताकत का एहसास कराया, लेकिन कुछ भाषण के जो उनके बयान निकले उसको लेकर के यूपी की सियासत में तरह तरह की चर्चा है, क्योंकि मायावती ने भारतीय जनता पार्टी पे उस तरीके का अटैक नहीं किया जिससे लड़ना चाहिए, क्योंकि सत्ता में भारतीय जनता पार्टी चाहे उत्तर प्रदेश हो या देश में, उनका सबसे ज्यादा टारगेट समाजवादी पार्टी में था। यहाँ तक कि मायावती ने अखिलेश को दोगलेबाज तक कह डाला। मायावती इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल नहीं करती। इसके साथ साथ सपा पे उन्होंने आरोप लगाया कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार आई तो मैंने चिट्ठी लिखी कि जो स्मारक हैं, पार्क है, महापुरुषों के नाम, उनके रखरखाव की व्यवस्था की जाए, जो पैसा टिकट से आ रहा है उसी में खर्च किया जाए, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। ये शुरुआती दौर है जब भाषण मायावती शुरू करती है, लेकिन वहीं पे उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की तारीफ करती हैं, ना कि बीजेपी सरकार जी करती है। तो कहती है चिट्ठी मैंने लिखा सरकार आने के बाद, सरकार ने कमेंट किया कि जो भी मांग है पूरी की जाएगी और सरकार कर रही है, उसको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। इसको लेके सवाल उठ रहे हैं क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है कि मायावती दलितों के बल उत्तर प्रदेश की सत्ता में नहीं आ सकती। दूसरे वोट बैंक भी चाहिए, जो बीएसपी को हमेशा मुस्लिम मिलते थे और उसके साथ साथ ब्राह्मण वोट जुटते थे। हालांकि मंच पे उन्होंने ब्राह्मण, ठाकुर, ओबीसी कई सारे चेहरों को बैठा करके एक समीकरण साधने की कोशिश की, लेकिन इन सब मुद्दों को लेकर के जिस तरीके से सपा पे हमलावर रही और भारतीय जनता पार्टी के प्रति उनका जो प्रेम दिखा, या हालांकि उन्होंने सरकार ने जो महापुरुषों की जो स्मारक हैं उसके सौंदर्यीकरण या रखरखाव की जो व्यवस्था की धन्यवाद तो उसको लेकर के दिया, लेकिन उसको लेकर के ही सवाल उठने लगे। वो हो सकता था मायावती रैली के बाद जब जनसभा का
कर रही थी और लास्ट में जब उनकी भाषण चल रहा था तो बोलती तो चीजें अलग होती, लेकिन शुरुआती दौर में उन्होंने सरकार को धन्यवाद बोला। उसके बाद हालांकि वो लफ्जियात पे आई, अल्पसंख्यकों के अत्याचार पे आई, ईवीएम पे आई, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। तो इस मुद्दे को लेकर के समाजवादी पार्टी बीएसपी पे हमलावर है और हमेशा कांग्रेस और सपा का यही आरोप रहता था कि बीजेपी की बी टीम बीएसपी है। तो इसको लेके लगातार समाजवादी पार्टी और कांग्रेस हमलावर है। हालांकि रैली जुटा करके मायावती ने अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरा और यहाँ तक कि आकाश आनंद को उन्होंने लॉन्चिंग पैड दे दिया, लॉन्च किया। और चूंकि निष्कासित हुए उसके बाद पार्टी में आए, फिर से मुख्य समन्वयक बनाए गए। अब जब उन्होंने मंच से आकाश आनंद का नाम लिया कि जैसे काशीराम की आप लोग साथ में थे, मेरे साथ थे उनके निधन के बाद, उसी तरीके से आप लोगों को आकाश आनंद का साथ देना चाहिए। आकाश आनंद मिशन के तौर पे काम कर रहे हैं, यानी एक तरीके से अब पार्टी की बागडोर आकाश आनंद के पास जाने वाली ये मायावती ने संकेत दे दिया। हालांकि वैसे भी जाती, क्योंकि मुख्य समन्वयक थे, इससे पहले उत्तराधिकारी भी घोषित कर दी थी जब पहले दौर में थे, उसके बाद निष्कासन हुआ तो अभी तक फिलहाल उनको उत्तराधिकारी नहीं घोषित किया। लेकिन आकाश आनंद की कल की रैली में मायावती ने लॉन्चिंग कर दी, लेकिन उनके साथ एक नाम और जोड़ दिया। जैसे मायावती और सतीश चंद्र मिश्रा की उत्तर प्रदेश में जोड़ी हिट है, एक दूसरे पे विश्वास करते हैं। सतीश चंद्र मिश्रा ही ऐसे नेता हैं जो अभी भी मायावती के खास हैं और जब सरकार थी तब भी खास थे। और उसी के साथ मायावती ने जिक्र किया कपिल मिश्रा का, जो सतीश चंद्र मिश्रा के बेटे हैं, उनकी भी तारीफ की और कहा पार्टी के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, फ्री में मेडिकल कैंप लगाए हैं। तो एक तरीके से मायावती और सतीश चंद्र मिश्रा की जो जोड़ी थी वो एक उस युग का धीरे धीरे कह सकते हैं जो सत्ता है वो युवाओं के हाथ में स्थानांतरण हो रही है। तो एक आकाश आनंद और कपिल मिश्रा, इन दोनों की जोड़ी जिस तरीके से सतीश चंद्र मिश्रा की थी और मायावती की थी, वैसे आने वाले समय में देखेगी। यानी जो काशीराम का मिशन है वो युवाओं के हाथ में मायावती ने हस्तांतरण करना शुरू कर दिया है और कल के मंच पे उन्होंने इसका संकेत दे दिया। तो एक तो दो जोड़ी और दो नेता निकल करके जो कह सकते हैं जो जोड़ी बीएसपी में पहले थी, अब नई जोड़ी कौन होगी वो सामने आ गई। दूसरा, उन्होंने बीजेपी के प्रति जो उनका नरम रवैया था इसको लेकर के जो एक वर्ग है खास तौर पे मुस्लिम वोटर, बहुजन समाज पार्टी के वोटर हमेशा रहे, चाहे पश्चिमी उत्तर प्रदेश का मुरादाबाद हो, सहारनपुर हो, संभल हो, रामपुर हो या पश्चिम में गाजीपुर के साथ साथ मऊ या ऐसे बहराइच कई ऐसे जिले हैं। उन वोटरों पे मायावती ने कोई बड़ा संदेश देने में कामयाबी नहीं पाई। हालांकि कई सारे मुद्दे उनके उठाए कि चर्चा करेंगे, और भी मेहमान हमारे साथ हैं जी। ठीक है, और भी मेहमान हमारे साथ पंकज शाहनवाज जी। जैसे कि पंकज ने एक चीज कही कि उनके जो तेवर थे मायावती के मंच से वो बीजेपी की तरफ थोड़े से नरम दिखाई दिए और वो समाजवादी पार्टी कांग्रेस पर हमलावर दिखी। जब समाजवादी पार्टी इस बात को अक्सर कहती नजर आती है कि ये तो बीजेपी की बी टीम है, बी टीम है, बी टीम है, आपने एक मौका फिर से थाली में सजाकर दे दिया कि हाँ अब वो आरोप कहीं ना कहीं शुरू से चल लगते उन पर आ रहे हैं और ये कहने का मौका दे दिया कि फिर से इस चीज को सिद्ध कर दिया है आपने। मैं इस बात से सहमत हूँ काफी हद तक पंकज भाई की, उन्होंने बहुत बढ़िया विश्लेषण किया। लेकिन अभी ये बहुत जल्दबाजी होगी ये कहना कि कौन किसकी बी टीम है, कौन किसके लिए काम करेगा, क्योंकि हमें पूरी रैली को दोनों भाषणों को देखना पड़ेगा, आकाश आनंद जी का भाषण भी और बहन मायावती जी का भाषण भी। अगर आप दोनों को मिला करके देखेंगे तो एक नपातुला भाषण नजर आएगा। अगर आप इंडिविजुअली सिर्फ मायावती जी के भाषण पर चर्चा करेंगे तो शायद ऐसा लग सकता है कि वो एक तरफा रहा या बीजेपी पर अटैक नहीं किया। उन्होंने बहुत सारे मुद्दे उठाए भी हैं और आकाश आनंद जी ने तो बहुत डायरेक्ट अटैक किया है सरकार के ऊपर, बहुत सख्त तल्ख तरीके से उन्होंने टिप्पणी की है। तो मैं समझता हूँ कि एक अभी शुरुआत अच्छी की है। हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं आपके इसी प्लेटफॉर्म पर कि बीएसपी को आगे आना चाहिए। ये बीएसपी का आखिरी चुनाव है। अगर 2027 में बीएसपी बाउंस बैक नहीं करती है तो बहन मायावती जी का भी करियर के ऊपर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह होगा और आकाश आनंद जी के लिए भी आगे की चुनौतियां और ज्यादा बढ़ जाएंगी। तो अगर एक्टिवली काम करें तो मुझे लगता है एक मौका देना चाहिए। और रही बात समीकरणों की, तो यकीनन ये बात सही है कि बीएसपी अपने वोट बैंक के आधार पर, खाली दलितों के वोट के आधार पर तो सरकार नहीं बना सकती या इतनी सीटें नहीं ला सकती कि वो एक मजबूत विपक्ष की भूमिका में भी आ पाए। उसे बाकी वोटों को भी साथ लेना पड़ेगा। और कल मंच पर कोई ऐसा बड़ा नेता नजर नहीं आया जैसे पहले बड़े नेता हुआ करते थे। मुस्लिम समाज के भी बड़े नेता जो बदली हुई नजर आई वो ये कि मंच की तस्वीरें भी चल रही हैं। पहले
अक्सर सिर्फ मंच पर मायावती के लिए कुर्सी लगी होती थी, इस बार 5 और कुर्सियां अलग से लगी हुई थी। वो भी क्या ऐसा है कि पीडीए वर्सेस अखिलेश के पीडीए को टक्कर देने के एक मैसेज देने की कोशिश है वो? नहीं, अभी खैर पीडीए से तो मुकाबला ध्यान से देखेंगे तो उसमें आपको दिखेगा। हाँ वो ठीक है, लेकिन अभी पीडीए से मुकाबला कर पाना तो थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि समाजवादी बहुत बड़ी पार्टी है बीएसपी के मुकाबले। अगर हम वोट शेयर में भी देखें, सीटों के मुकाबले में भी देखें, लोकसभा के मुकाबले में, विधानसभा में बीएसपी कहीं भी नहीं टिकती आज की डेट में, तो उससे मुकाबला कर पाना तो ठीक नहीं कहेंगे। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि वोट बैंक कॉमन है। जैसे मुस्लिम वोट बैंक की बात करें तो मुस्लिम वोट बैंक समाजवादी पार्टी का भी और बीएसपी का भी एक कॉमन वोट बैंक है, और उस पर निगाह है जरूर बहन मायावती जी की। तो भी आने वाले दिनों में तय होगा। लेकिन जैसा हमने पहले भी चर्चा की थी, तो मैंने कहा था कि अगर अभी भी समय है, बहन जी अगर ये तय कर लें कि वो हर जिले में इस तरह के कार्यक्रम करेंगी, प्रवास करेंगी, घर से निकलें और एक्टिवली काम करें, क्योंकि अगर ज्यादा तेजी से बीएसपी काम करती है तो उसका नुकसान बीजेपी को होता है, क्योंकि बहुत सारा दलित वोट जो युवा वर्ग का वोट है, या बहुत सारा ऐसा वोट था जो पहले बीएसपी को मिलता था, वो बीजेपी को जाने लगा है। तो अगर बीएसपी बहुत एक्टिवली काम करेगी तो उसका नुकसान बीजेपी को होगा, ये श्योर है। और उससे मुझे नहीं लगता अखिलेश यादव जी को कोई गुरेज होना चाहिए। और अगर बीएसपी अच्छा परफॉर्म कर रही है तो ये तो मैं समझता हूँ उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए और देश की राजनीति के लिए एक अच्छा शुभ संकेत है, और इसका हमें स्वागत करना चाहिए। ठीक है नवीन जी, बहुत देर से सभी मेहमानों की बात सुने। नवीन जी, एक मेरा सवाल आपसे ये कि 9 साल बाद मायावती ने बहुत बड़ी रैली की है, क्या जो मैसेज वो अपने वोटरों तक देना चाहती थी, क्या वो क्लियर पहुंच पाया है? और उसके अलावा जैसे कि शाहनवाज जी ने कहा कि समाजवादी पार्टी से टक्कर लेना बीएसपी के लिए भी काफी मुश्किल है, इसके अलावा क्या अगर वो एक्टिवली काम करेंगे तो बीजेपी के लिए तो मुश्किलें खड़ी होंगी, क्या जो समाजवादी पार्टी के पास जो उनका वोट ट्रांसफर हुआ है, क्या उनका जो वोट छिटका है, क्या वो वापस आ सकता है अगर इसी तरीके से वो काम करती नहीं तो? नहीं मृत्युंजय जी, देखिए 2-3 चीजों की तरफ हमें ध्यान आकर्षण करना पड़ेगा। पहली चीज, जिस समाजवादी पार्टी को कल मायावती जी भर भर के टारगेट कर रही थी, उन्होंने एक बार भी ये नहीं बोला कि माननीय मान्यवर काशीराम जी पहली बार जो सांसद बने थे वो माननीय मुलायम सिंह जी के प्रयासों से इटावा से सांसद हुए थे। इसके पहले वो कभी सांसद रहे नहीं थे, जहां भी लड़े वो हार गए थे। इस चीज का जिक्र कल मायावती जी ने कहीं नहीं किया, पहली चीज। दूसरी चीज, उनकी राजनीति में 2019 का जो लोकसभा चुनाव उन्होंने सपा के साथ गठबंधन में लड़ा, समाजवादी पार्टी के पास तो 5 सीटें पहले भी थी, 5 फिर भी बरकरार रही, लेकिन मायावती जी को 10 सीटें मिली थी लोकसभा की। उसके बाद जब 24 का चुनाव आया तो 24 के चुनाव में सपा की बढ़ोतरी इतनी अप्रत्याशित हुई कि वो देश के अंदर तीसरी बड़ी पार्टी लोकसभा में है आज की तारीख में, जबकि मायावती जी के पास एक सिंगल सीट नहीं बची। उत्तर प्रदेश क्या पूरे देश में कहीं तो उनका कोई सांसद नहीं है। स्थिति यह है कि जो काम मायावती जी ने 2022 के चुनाव से पहले भाजपा के लिए किया था, चाहे वो एमएलसी के चुनाव रहे हो, चाहे वो राज्यसभा के सांसद के चुनाव रहे हो, चाहे वो उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति के चुनाव रहे हो, उन्होंने बड़ा खुले मंच से आके भाजपा का समर्थन किया। भाजपा का समर्थन किया तो उनका जो वोटर था उसके दिमाग में ये आया कि मायावती जी केवल हमारी सौदेबाजी करती हैं, उसका उन्हें कोई लाभ तो मिला नहीं है। लिहाजा 2022 के चुनाव में वो दृश्य दिखाई दिया कि महज एक विधायक बीएसपी से और वोट प्रतिशत आपका आ गया 29 से 22, 22 से 12% पर, और लोकसभा में 9% पर आप आ गई। तो एक इतनी बड़ी पार्टी जिसका इतना बड़ा होल्ड था उत्तर प्रदेश के अंदर, अपने समाज के वोटों के साथ साथ मैं समझता हूँ पिछड़ा समाज था, ब्राह्मण समाज था जो मायावती जी को वोट करता था, 2007 में उन्होंने सरकार बनवा दी थी, बावजूद इसके आप अपनी राजनीति को नहीं समझ पाए। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बसपा औपचारिकता के लिए राजनीति के मैदान में है, लेकिन उसका रिमोट कहीं और से ऑपरेट किया जा रहा है। वो रिमोट जितना भी गाइडेंस देता उससे 1 इंच आगे ना 1 इंच पीछे वो नहीं कर पा रही है। सच्चाई है, वही देखिए, थोड़ी देर पड़ेगा। पहले जो हमने रिपोर्ट चलाई थी उसमें अजय राय भी इसी बात को कह रहे थे कि बीजेपी से का फंडेड कार्यक्रम था, ये था। आप बिल्कुल लगभग मुझे लग रहा है उसी लाइन को रिपीट कर रहे हैं, आप भी इस बात को मान रहे हैं? मैं उसकी पुष्टि भी कर रहा हूं। देखिए ऐसा है कि 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ, 2022 का विधानसभा चुनाव हुआ, बहन जी की पार्टी जिस आक्रामकता के साथ मैदान में आती थी, और दूसरी चीज एक और कि जिसे किसी पार्टी से टिकट नहीं मिल रहा है,
वो बसपा से जाके पैसा देता था और रातों रात टिकट लेके आ जाता था। तो उनके जो दलित कार्यकर्ता थे, जो जी जान से बसपा में लगे रहे उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनको भी ये समझ में आया ना कि भाई जमीनी कार्यकर्ता की तो कोई पूछ है नहीं है। यहाँ जो भी आता है उसको, मायावती जी का तो बड़ा सीधा फंडामेंटल है कि भैया अगर हमारा 25,000 वोट एक विधानसभा में है, बाकी आप जुटाइए, सीट निकाल ले जाइए जाके। और लोगों ने टिकटें खरीदी बसपा की, बहुत बड़े पैमाने पर लोगों ने चंदे दिए। ये सच है, इसको स्वीकार करना पड़ेगा। लेकिन वो चीज जब कार्यकर्ता को हिट कर जाती है, आप भले ही 5 लाख की भीड़ कर लें, 10 लाख की भीड़ कर लें, लेकिन आज की तारीख में जो जमीनी धरातल पर अखिलेश यादव का पीडीए चल रहा है, उससे भारतीय जनता पार्टी बहुत चिंतित है। क्योंकि दलित कॉम्बिनेशन अगर सपा के साथ चला गया और जिस तरीके से लोकसभा में गया है, ये प्रमाणित है, अब ये प्रयोग नहीं है, तो जब वो चला गया है और कहीं 2027 की विधानसभा में पीडीए सक्सेसफुल हो गया, तो उस स्थिति में भाजपा के पास कोई विकल्प नहीं है। भाजपा तो खूब गाने गा रही है, लेकिन उसकी सरकार में जो शोषण दलितों का हुआ है, जो अत्याचार दलितों पर हुआ है, उसको वो पास आउट करने में असफल रही है। तब उसके पास एक विकल्प बचा है कि भाई बहन जी को आगे करो, बहन जी संभालें उस वोट को। लेकिन बहन जी भी अब संभालें तो कैसे संभालें? आप जिस, अमूमन क्या होता है, जिस दल की सत्ता होती है विरोध उसका होता है, उसकी नीतियों का होता है। यहाँ उल्टा चल रहा है। कांग्रेस तो लंबे समय से उत्तर प्रदेश में सत्ता में नहीं रही है, समाजवादी पार्टी भी 2012 के बाद से सत्ता में नहीं है, लगभग 9 साल 10 साल होने को आ रहे हैं। बावजूद इसके आप टारगेट किसको कर रहे हैं? समाजवादी पार्टी। क्या भाई सरकार कोई और चला रहा है, टारगेट आप समाजवादी को कर रहे हैं? क्यों कर रहे तो हैं? इस बात को कह इसका रही है मतलब है कि आपका दलितों रिवोट को किसी बच और के के रहने की हाथ में है। जरूरत है। जो भी वो बातें कह रही है वो तो इस बात को कह रही है ना, वो भी इस चीज को समझ रही है कि उनका जो वोट है, उन्हें देखिए सरकार पर निशाना तो साधना ही है उनका, लेकिन वो इस चीज को समझने की शायद कोशिश कर रही है कि उनका जो वोट ट्रांसफर हुआ है वो बीजेपी की तरफ नहीं गया है, उनको समाजवादी पार्टी कांग्रेस से अपना वोट वापस लेना है, इसलिए वो उनको टारगेट कर रही है। क्या शाहनवाज जी, अगर मैं गलत कर रहा हूं तो आप मुझे टोक दीजिएगा इस बात को लेकर। जैसा थोड़ा बहुत जैसा विश्लेषण हमारा, वो शायद इसी चीज को लेकर टारगेट कर रही है समाजवादी पार्टी को, उन्हें अपना छिटका हुआ वोट वापस चाहिए। इसके कारण दलित वोट समाजवादी या पीडीए को गया है, इस बात को तो स्वीकार करना पड़ेगा। लेकिन एक बड़ा चंक दलित वोट का बीजेपी को भी जाता है, ये भी बात सच है। हमने लोकसभा में भी देखा और विधानसभा में भी देखा। अगर हम उसको सीट वाइज भी अगर देखते हैं, कंपेयर करते हैं, जब सीट वाइज एनालिसिस किया जाता है, तो एक अच्छा बड़ा चंक है जो बीजेपी को भी जा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि अभी बहुत जल्दबाजी है ये कहना कि बीएसपी क्या करने वाली है। अगर बीएसपी जितना एक्टिवली काम लगातार 2022 और 24 के चुनाव में पहले करती रही है, तो उससे तो यकीनन बीजेपी को लाभ होगा। लेकिन अगर एक्टिवली काम करती हैं तो उससे बीजेपी को भी नुकसान होगा, मैं मानता हूं। तो ये दो-धारी तलवार बनेगी बीएसपी, मुझे ऐसा लग रहा है। शाहनवाज जी, एक चीज है जैसे कि मायावती ने जो मंच से कहा, उनके कार्यकर्ता भी इस बात को कह रहे हैं कि 2007 की तर्ज पर 27 में सरकार बनाएंगे। 2007 की तर्ज पर जी, मैं, वो बात सही है, वो तो हर पार्टी का मुखिया यही बोलेगा। लेकिन मैं अक्सर एक एग्जांपल देता हूं अपनी ट्रेनिंग में कि अगर बहुत तेज आंधी भी चल रही हो और आप ट्यूब लेकर के खड़े हो जाएंगे तो ट्यूब में हवा नहीं भरेगी, आपको एक पंप चाहिए होगा। और वो पंप होता है वो एक्टिव कार्यकर्ता, वो बूथ का जो इंचार्ज होता है, जो बूथ मैनेजमेंट होता है, जो अलग अलग पदाधिकारी होते हैं। अफसोस की बात यह है कि बीएसपी के पास ऐसा कोई कैडर बचा नहीं है जो उतना एक्टिवली, उस आंधी भी अगर चलने लग जाए तो उसको वोट में कन्वर्ट कर पाए। और भारत की राजनीति में आपने भी देखा, हमने भी देखा है, जो पार्टी अपना इतने निचले स्तर पर 9% पर आ जाए, उसको बाउंस बैक करने के लिए अगर सरकार बनानी है, 2017 मतलब 2007 वाली स्थिति लानी है, तो उनको वोट शेयर चाहिए होगा 30-35%। तो इतना ड्रास्टिक चेंज ऐसा 1.5 साल में क्या हो जाएगा, मुझे तो ऐसा नजर नहीं आ रहा है। ये तो सिर्फ ठीक है, कहते हैं ना कि दिल को बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है, अपने कार्यकर्ताओं को तो मोटिवेट करना था, लेकिन इसमें जमीनी हकीकत कुछ नहीं जी, जमीनी। लेकिन एक चीज ऐसा हो सकता है क्या कि जो भीड़ आई है, ये मैं इस चीज को समझने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए, मायावती ने महारैली की, बहुत सारे लोग जुटे, रैली से मतलब मायावती के भाषणों से ज्यादा चर्चा अगर आप सोशल मीडिया तमाम उठाकर देख लेंगे तो उस पर आपको भीड़ की चर्चा ज्यादा दिखेगी कि इतनी भीड़ आई, इतने लोग आए, यहां से लोग आए, वहां। पंकज हमारे साथ हैं, उन्होंने भी रिपोर्ट करके भेजी, कोई कहीं से, कोई कहीं यूपी के अलग अलग हिस्सों से, प्रदेश के बाहर से। क्या उस भीड़ को वोट में कन्वर्ट कर पाने का कोई फॉर्मूला है मायावती के पास? देखिए, क्राउड मैनेजमेंट जो होता है या भीड़ लाना, वो तो क्योंकि हम लोग इलेक्शन मैनेजमेंट सिखाते हैं, तो वो तो एक अलग पार्ट है। वो एक दिन का इवेंट तो कोई भी प्लान किया जा सकता है और उसके लिए 100 में से 100 नंबर मिलेंगे बीएसपी को कि उन्होंने बढ़िया कार्यक्रम किया, क्राउड मैनेजमेंट अच्छा किया। लेकिन उसको कन्वर्ट कर पाने के लिए अभी एज सच कोई एजेंडा सामने नहीं रखा।
कोई ऐसी बात नहीं रखी, जबकि जैसा अभी हम डिस्कस भी कर रहे थे, अगर अखिलेश यादव जी की बजाय उन्होंने स्टेट की गवर्नमेंट पर अटैक किया होता, जो माइनॉरिटीज पर, दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं, अभी लेटेस्ट जो मुद्दे आए हैं उन पर बात की होती, तो शायद बीएसपी को और ज्यादा फायदा होता। बट उन्होंने ऐसा नहीं किया, डेलिबरेटली नहीं किया, या उनकी मन में कुछ और चल रहा है, वो तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन शायद वो करती तो और ज्यादा फायदा होता। ऐसा कुछ नजर नहीं आया कि इस क्राउड को आगे वोट में या कैडर में कैसे कन्वर्ट करेंगी वो। एक फाइनल कमेंट में आप दोनों से चाहूंगा, क्या 2027 में, अगर देखिए मैं इस चीज को थोड़ा सा और इलेबरेट करता हूं, क्या 2027 में जिस तरीके से मायावती ने ये एक रैली की है, ये एक कार्यक्रम किया है, और अब वोटरों को वापस अपने पास लाने की जो कोशिश कर रही है, भी समय है 1.5 साल का समय जैसे कि आपने कहा, क्या ऐसा हो सकता है कि 2027 में बाय चांस हमें एक त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिले बीजेपी, समाजवादी पार्टी और बसपा के बीच में? मृत्युंजय भाई, मुझसे सवाल है जी, पहले आपसे। हाँ देखिए, अभी आज की डेट में कह पाना तो लगभग असंभव है। अभी तो नहीं लग रहा है ऐसा कोई भी त्रिकोणीय मुकाबला है। एक दिन का कार्यक्रम था, उसके बाद के कार्यक्रम के लिए क्या होता है, जब भी कोई पॉलिटिकल इवेंट होते हैं तो सीरीज ऑफ इवेंट डिसाइड की जाती हैं। अभी बीएसपी ने ऐसा कोई कैलेंडर लॉन्च नहीं किया, कोई सीरीज ऑफ इवेंट लॉन्च नहीं की, कुछ ऐसा नहीं बताया कि आगे क्या होने वाला है। तो अभी वेट एंड वॉच की स्थिति है वहां भी। मुझे लग रहा है कार्यकर्ता भी असमंजस में, उन्हें समझ में नहीं आ रहा, ठीक है अब रैली हो गया, अब क्या करना है आगे। ग्राउंड पर नजर नहीं आ रहे, बूथ लेवल मैनेजमेंट पे काम नहीं हो रहा, कॉन्स्टिट्यूंसी मैनेजमेंट, कैंडिडेट मैनेजमेंट, मीडिया मैनेजमेंट, सोशल मीडिया मैनेजमेंट आज की डेट में सबसे वीक अगर किसी का है तो बीएसपी का है। तो मुझे नहीं लग रहा कि ऐसा कोई ड्रास्टिक चेंज वो करने जा रहे हैं। अगर करेंगे तो यकीनन मुकाबले में आ सकते हैं, बट अभी बहुत जल्दबाजी है कहना। अभी बहुत जल्दबाजी है। नवीन जी, शाहनवाज जी कह रहे हैं बहुत जल्दबाजी। अगर ये सवाल पूछा जाए कि क्या त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल सकता है, इस पर आपका क्या स्टैंड है? नहीं, कोई चांस नहीं है त्रिकोणीय मुकाबले का। बिल्कुल ये दलित समाज के बीच में, मुस्लिम समाज के बीच में चीज बड़ी स्पष्ट हो चुकी है कि मायावती जी जो भी काम कर रही हैं वो भारतीय जनता पार्टी के डायरेक्शन में कर रही हैं और उसके लिए सपोर्ट भी कर रही हैं। ओपन मंचों पर उन्होंने जब राज्यसभा में, उपराष्ट्रपति चुनाव में, राष्ट्रपति चुनाव तो समर्थन दे दिया है, तो अब इसके बाद बचता क्या है? आपके पास कौन से मुद्दे आप क्या लेके जाएंगी जनता के बीच में? सबसे बड़ा प्रश्न, आप तीसरा अगर फ्रंट बनना चाह रहे हैं उत्तर प्रदेश में, किस आधार पर आप बनेंगे? कोई बेस ही नहीं है। विरोध होता है सरकार का। हाँ, एक चांस बन सकता है कि यदि बसपा और कांग्रेस का गठबंधन हो जाए सपा की जगह, तो एक नया बड़ा फ्रंट तैयार हो सकता है। लेकिन प्रश्न वही है कि आखिर कांग्रेस के साथ बसपा कैसे चली जाएगी? जाना संभव नहीं है, क्योंकि कांग्रेस ऑलरेडी सपा के साथ गठबंधन में है। तो ये पॉसिबिलिटी आज की तारीख में नहीं दिखाई देती है। और मुझे लगता है कि अब बसपा जो 9% पर थी, वो कहीं ना कहीं आपको 2027 में 7 या 6 के इर्द गिर्द नजर आएगी। कारण यही है कि उसके पास जो उसके बड़े सेकंड इन कमांड की लीडरशिप थी वो खत्म हो चुकी है। जमीनी धरातल पर अब कुछ बचा नहीं है उनके पास में। और जिस तरीके से वो डील भाजपा के साथ कर रही है, उनके कार्यकर्ता को भी लगता है कि फिर हम भी अपने हिसाब से कहीं और चले जाए, और वो कार्यकर्ता डाइवर्ट हो रहा है। बसपा वो कार्यकर्ता लगातार डाइवर्ट हो रहा है। शाहनवाज जी, एक चीज और है, अखिलेश यादव का जो पीडीए है, जैसे आपने थोड़ी देर पहले भी हम लगातार इस बात को डिस्कस करते रहे कि अखिलेश यादव के पीडीए की कार्ड अभी बीजेपी के पास भी नहीं है, और उसके ऊपर बहुजन समाज पार्टी भी उसी वोट बैंक को अपने हिस्से में लाने की कोशिश कर रही है। एक मैसेजिंग क्या यहाँ से मायावती ने इस रैली से देने की कोशिश की? क्या वो मैसेजिंग क्लियर हो पाई थी? जैसे कि उन्होंने कहा, जैसे जिन शब्दों का उन्होंने, पंकज ने कहा कि जिन शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया कि दोगले हैं, ऐसे हैं, वैसे हैं, दलितों को बच के रहना चाहिए इन लोगों से, क्या वो मैसेजिंग क्लियर हो पाई है? नहीं, ना मैसेजिंग क्लियर हो पाई है, बल्कि पीडीए जितनी इंटैक्ट होकर के समाजवादी और कांग्रेस के साथ खड़ा हुआ है, वो इतनी आसानी से इधर आने वाला नहीं है। और अगर उन्होंने यूपी गवर्नमेंट पर अटैक किया होता, नरेंद्र मोदी जी पर, इस समय जो फाइनेंशियल क्राइसिस देश में चल रहे हैं उन मुद्दों पर बात की होती, जो दलितों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, जो माइनॉरिटीज के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, उन पर बात की होती, तो शायद एक क्लियर मैसेज जाता भी। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। आकाश आनंद जी ने जरूर कोशिश की है, तो अगर देखेंगे तो दोनों ने मिला करके बैलेंस करने की कोशिश की, लेकिन बहन जी के भाषण में ऐसा कुछ नजर नहीं आया। और पीडीए अभी बहुत मजबूत नजर आ रहा है, उसको तोड़ पाना बहुत मुश्किल होगा। पीडीए इस वक्त बहुत मजबूत नजर आ रहा है, उसको तोड़ पाना मुश्किल होगा। ठीक है, आप मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, शाहनवाज जी, नवीन जी। तो साफ मैसेजिंग इस वक्त यही है कि मायावती ने बड़ी रैली तो की, भीड़ भी बहुत इकट्ठा हुई, लेकिन अभी उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में मायावती का उतना इंपैक्ट नजर आएगा या नहीं, इस पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा है। आपका इस बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और TV9 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे थे आप बड़ी खबर। नमस्कार।
फिनेस्टा विंडोज, ब्यूटीफुल एंड ड्यूरेबल डिजाइन्स, इंस्टॉलेशन से मेंटेनेंस की लाइफ लॉन्ग कस्टमर सर्विस। आपके घर में फिनेस्टा नहीं है तो कॉल कीजिए। Finer Finesta. कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। मसाला